हेलो, नमस्ते मेरे प्यारे साथी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार फुंतरू जी पर। आज की ये वीडियो एनटीपीसी के उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत आवश्यक रहने वाली है जो लोग इस बार 2024 में फॉर्म भरने जा रहे हैं। साथ ही हम लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे आप जब किसी भी एग्जाम में फॉर्म भरते हैं तो हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो समय पर सही तरीके से रेडी नहीं हो पाते हैं और जिनकी वजह से हमें पूरी प्रोसेस को क्वालिफाई करने के बाद भी लास्ट में बहुत बड़ी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इवन कई बच्चों का जॉब जो है वो डिवार्ड हो जाता है और डॉक्यूमेंट के चक्कर में सपना अधूरा रह जाता है। तो हम ऐसी गलती क्यों ही करें? तो इस वजह से अगर आप ये पूरी वीडियो एट लास्ट एंड तक देखते हैं तो आप सभी लोगों को मैं सारी बातों को क्लियर कर दूंगा इस एक ही वीडियो के अंदर, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी बातें। कई सारे डाउट हैं तो आज की इस वीडियो में डायरेक्ट हम आपको रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलेंगे और वहां जाकर आपको बता रहे होंगे कि कैसे आपको एनटीपीसी का फॉर्म भरना है। बहुत सारे सवाल हैं अलग अलग बच्चों के। किसी का कुछ सवाल है कि सर हम पहली बार फॉर्म भर रहे हैं रेलवे के अंदर तो क्या करना पड़ेगा। जो पहले फॉर्म भर चुके हैं किसी भी एग्जाम में वो लोग क्या करेंगे। तो कई सारे सवाल हैं। कई लोगों का ये है कि जब पहले फॉर्म भरा था तो हम ईडब्ल्यूएस में थे, अब हम वापस से जनरल में हो गए हैं। पहले ईडब्ल्यूएस था अब एक्सपायर हो गया है, या पहले ओबीसी था एएलपी के समय अब वो एक्सपायर हो गया है। मतलब कई सारे प्रश्न हैं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, हम इनको नकार नहीं सकते हैं। तो इन सभी चीजों का जवाब मैं आपको देने चल रहा हूं। सभी लोग जो है ध्यान से अपने कान को एक्टिव करके और बोर्ड की तरफ देखें। अभी आप रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं जहां से आप अपने फॉर्म को भरते हैं। किसी भी रेलवे का जब फॉर्म निकलता है किसी भी एग्जाम का तो rrbapply.gov.in पर जाकर आप अपना फॉर्म सबमिट करने की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो इसी क्रम में मैं यहां वापस आऊंगा इस वेबसाइट पर। सबसे पहले मैं आपको ले चलूंगा सवालों की तरफ, ठीक है, डायरेक्ट मुद्दों की तरफ मेरे भाई। तो आप सभी को आपने देखा होगा कि थंबनेल में मैंने लिखा हुआ है कि फॉर्म भरने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आप तुरंत बनवा लें, अन्यथा आपको लास्ट में भारी दिक्कत देखने का सामना करना पड़ जाएगा। आप लफड़े में पड़ सकते हैं मेरे भाई लास्ट में। 12वीं वाले बच्चे, ग्रेजुएशन वाले बच्चे दोनों ही चीज को बड़ा ध्यान से समझें। तो आप जैसा कि आप सभी लोगों को मेरे दोस्त मालूम है कि एनटीपीसी के फॉर्म जारी कर दिए गए हैं और 21 तारीख से आपके 12th वाले बच्चे फॉर्म भरेंगे और 14 सितंबर से ग्रेजुएशन वाले बच्चों ने फॉर्म भरना शुरू कर दिया है। अब इस समय पर कई बच्चों के डाउट हैं बहुत सारे कि सर कौन सा जोन भरें। अभी कई बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है तो उनका जोन का डाउट है, कई बच्चों के डॉक्यूमेंट के डाउट हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंट के डाउट पर स्पेशली चर्चा करने चल रहे हैं। तो मेरे दोस्त सबसे पहला सवाल आप सभी का यह है कि इस एग्जाम में हमें लगभग कितने कितने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चाहिए होंगे। तो इसका जवाब जो है वो थोड़ा अलग अलग से है। सबसे पहले समझिएगा कि दो प्रकार के बच्चे हैं। जैसे अगर मैं यहां लिख दूं कैंडिडेट, ध्यान से समझना, दो प्रकार के मेरे दोस्तों कैंडिडेट हैं। एक कैंडिडेट इस प्रकार का है जिसने रेलवे के जो पहले कोई भी फॉर्म निकले हैं उनको भरा होगा। जैसे रेलवे के कौन कौन से फॉर्म मेरे भाई आपके आ चुके हैं। एएलपी का आ चुका है, जेई का आ चुका है, टेक्नीशियन का आ चुका है, आरपीएफ का आ चुका है, पैरामेडिकल का आ चुका है और ये सारे फॉर्म जो हैं वो अभी तक आ चुके हैं रेलवे की तरफ से। और अब नया हमारे पास फॉर्म आया है एनटीपीसी का। और यहां पर कई लोग बहुत सारे डाउट में हैं कि हम फॉर्म अगर भरें तो पहले वाले बच्चे और दूसरे वाले बच्चे मतलब अलग तरीके के बच्चे होंगे। कई लोग फ्रेशर होंगे जो पहली बार एनटीपीसी में ही फॉर्म भरेंगे और कई लोग पहले से इनमें से भर चुके होंगे फॉर्म। तो दोनों बच्चों का प्रोसेस अलग अलग है। जो विद्यार्थी पहले फॉर्म भर चुके हैं उनका मामला अलग है, जो विद्यार्थी अब फॉर्म भरेंगे उनका मामला अलग है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि रेलवे ने अब क्या एक प्रोसेस कर दिया है, एक ओटीआर नाम की व्यवस्था जो है रेलवे ने लागू कर दी है। ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। रेलवे कोई भी वैकेंसी जारी करता है उसमें अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपको अपना ओटीआर रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर कराना पड़ता है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है जिसके अंदर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को वहीं पर लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों ने ऊपर में से किसी भी वैकेंसी का फॉर्म भरा हुआ है उनका ओटीआर इसका मतलब हो चुका है। भाई आप किसी ना किसी इनमें से वैकेंसी का आपने फॉर्म भर दिया मान लो, तो आपको ओटीआर कराने की फिर कोई आवश्यकता नहीं है, आपका ओटीआर कंप्लीट है। मैं पहले बात करूंगा फ्रेशर बच्चों की जो एनटीपीसी का फॉर्म 2024 में या यूं कहें कि रेलवे का फॉर्म पहली बार भरने जा रहे हैं। तो उन बच्चों को क्या करना है, ध्यान देना सभी लोग। ये जवाब देने के लिए कि जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं उनको क्या करना है, मैं फिर से आपको बैक ले चलूंगा रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर।
तो फ्रेशर बच्चे जरा ध्यान दें जो पहली बार रेलवे के अंदर फॉर्म भर रहे हैं कि जब आप railway.rrbapply.gov.in पर इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहां आपको एक ऑप्शन दिखेगा अप्लाई का रेड कलर में। आप इस अप्लाई के बटन पे जब क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, क्रिएट एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो जो बच्चे पहले ALP, JEE, RPF, टेक्नीशियन, पैरामेडिकल इनमें से कोई फॉर्म भर चुके हैं उनको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करना है और अपना आईडी पासवर्ड डालना है। जैसे ही आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहां आ जाएगा मेरे भाई, देखो मैं बता दे रहा हूं आपको, यहां आ जाएगा आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड। तो जो भी फॉर्म भरते समय आपने मोबाइल नंबर वगैरह डाला होगा वो आप यहां डालिए, ईमेल आईडी वगैरह डालिए और अपना पासवर्ड डालिए और उसके बाद कैप्चा कोड डाल के जो है इसको आप लॉगिन कर लीजिएगा। तो आपका ऑलरेडी OTR वाला वो पूरा प्रोसेस खुल जाएगा। आप इसको लॉगिन करने के बाद NTPC का फॉर्म भरेंगे जो पहले से भर चुके हैं। और जो पहली बार भरने जा रहे हैं उनको क्या करना है, उनको अप्लाई पे क्लिक करके, जो पहली बार रेलवे का फॉर्म भर रहे हैं उनको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। ठीक है मित्र, किस पर क्लिक करना है, क्रिएट एन अकाउंट पर। और क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा एक नोटिस आएगा, आपको ये नोटिस हटा देना, ये नोटिस बदलता रहता है। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं, आधार कार्ड का आया था तो आधार कार्ड वाली चीज आ रही थी, अभी JEE का चल रहा है। फिलहाल आपको वो नोटिस हटा के आपको आना है मेरे दोस्तों क्रिएट एन अकाउंट पर। फ्रेशर वाले बच्चे ध्यान दें जरा, सबसे पहले आपको जैसे नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है ना, कंट्री ऑफ नेशनलिटी। अगर आपको विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है तो मैं हल्का सा ब्राइटनेस कम कर दूंगा, आपको अब बेहतर दिखेगा। ठीक है, सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आ रहा है कंट्री ऑफ नेशनलिटी, आप यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ इंडिया आएगा, आप इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे अपनी नेशनलिटी में। ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, फुल नेम वगैरह वगैरह, आपने कभी अपना नाम बदलवाया है आधार कार्ड पे या नहीं बदलवाया है, ये सब यस या नो अपने अपने अकॉर्डिंग, जेंडर, पापा नाम, मम्मी नाम, आधार कार्ड वगैरह डालकर पूरा आप जो है अपना डिटेल यहां भरेंगे। और डिटेल भरने के बाद आप लास्ट में यहां आएंगे तो आप यहां पर क्लिक करेंगे कि प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट। तो आप इस प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपसे आगे डॉक्यूमेंट और मांगे जाएंगे, जैसे कि आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो आप कहेंगे सर कम्युनिटी सर्टिफिकेट की PDF अपलोड करनी है क्या? नहीं, जब आप अपना OTR कराएंगे तो कम्युनिटी सर्टिफिकेट की PDF अपलोड नहीं होगी, कम्युनिटी सर्टिफिकेट का नंबर लिखा जाता है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। मान लेते हैं लाइक आप OBC से हैं तो OBC सर्टिफिकेट नंबर जो होगा ना वही आपको यहां दर्ज कराना होगा। मैं आगे क्लिक इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि डिटेल नहीं भरी हुई है, तो अभी वो बोलेगा कि पहले डिटेल भरो सारी, है ना। तो ये एक मैंने प्रोसेस बताया है फ्रेशर वाले विद्यार्थियों के लिए। मैं बैक टू द पेज चलता हूं जिससे कि कोई कंफ्यूजन बिल्कुल ना आए आपके मन में। देखो मैंने कहा था कि अगर दो प्रकार के बच्चे हैं, सबसे पहला बच्चा क्या होगा, जो इनमें से कोई फॉर्म भर चुका है, उसको OTR कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वो डायरेक्ट ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करके अपना लॉगिन आईडी डालकर और डायरेक्ट फॉर्म भर सकता है। ठीक है, तो जो पहले से फॉर्म भर चुके हैं उन्हें कोई समस्या नहीं है। जो पहली बार भर रहे हैं उनको भी मैंने बता दिया, आप जाएंगे rrbapply.gov.in पर, वहां पर क्रिएट एन अकाउंट करेंगे, पूरा OTP जो है अपना वगैरह वगैरह पूरा OTR कंप्लीट करेंगे। जब आपका OTR कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप उस OTR पे जो आईडी और पासवर्ड डालेंगे, उस आईडी पासवर्ड से आप उसको दोबारा लॉग इन करेंगे भाई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे आकर, और उसके बाद आप पुराने वाले बच्चों की तरह फॉर्म अपना भर लेंगे। ठीक है, तो फॉर्म कैसे भरना है आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब मुद्दे पर आते हैं कि सर डॉक्यूमेंट के बारे में जो है विशेष दिक्कतें हैं हमें, तो मैं बहुत ध्यान से और बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में यहां लिखकर आया हूं, और ये सारे डॉक्यूमेंट के बारे में मैं आपको एक एक करके जानकारी दे दूंगा कि किस डॉक्यूमेंट का क्या मामला होना चाहिए, और लास्ट में फिर आपको जवाब भी मिल जाएगा मेरे भाई कि वो जो EWS और सर्टिफिकेट वाले जो इश्यूज हैं उनका भी जवाब दे देंगे। सबसे पहले आते हैं OTR पे, जो प्रोसेस मैंने अभी आपको समझाया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ये हर बच्चे को रेलवे की वेबसाइट पर करना ही पड़ेगा। पहले से अगर आप कोई फॉर्म भर चुके हैं तो वो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, उन्हें नहीं करना है। जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं रेलवे में वो अपना OTR पहले कराएंगे। OTR में सारे डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड की डिटेल, 10th की मार्कशीट की जो डिटेल है वो सारी, और आपका पूरा जो है कम्युनिटी डिटेल वगैरह आपको OTR में सब कुछ भरना पड़ेगा। वो सारा वहां पर आप लोग करके अपना जो है OTR प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। OTR प्रोसेस करने के बाद आप फॉर्म वहां पर भरेंगे डायरेक्ट, तो वो डायरेक्ट भर जाएगा क्योंकि डॉक्यूमेंट आप सब ऑलरेडी दे चुके हैं, तो फॉर्म आप डायरेक्ट अप्लाई वहां से कर देंगे। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई सबसे मुद्दे की जो चीज अभी चल रही है वो है आधार कार्ड। दोस्त जो आपका आधार कार्ड, कई बच्चों के पास आधार कार्ड है नहीं अभी,
वो ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य किसी आईडी से फॉर्म वगैरह भर देते थे, बट अब ऐसा नहीं चलेगा। रेलवे के अंदर एक नियम जो है लागू हो चुका है कि आपको आधार कार्ड से ही मैक्सिमम केस में अपना फॉर्म डालना है, जिससे कि आगे की प्रोसेस आपके लिए आसान रहे। और मैं आपको, ये तो हो गई रेलवे की भाषा, अपनी भाषा में बता दूं कि बिना आधार कार्ड के अब गुइयां भी नहीं छिलने वाली हैं। आधार कार्ड आपको बनवाना ही पड़ेगा और उसको रेलवे के फॉर्म भरते समय डिटेल में देना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन अनिवार्य है भी, बहुत गहरी बात है, समझना थोड़ा ध्यान से। तो आप एक चीज, ये आधार कार्ड के बाद यहां जो तीसरा पॉइंट है ना, उस पर जरा विशेष ध्यान दें कि जो आपकी 10th की मार्कशीट है बाबू, इसकी सारी डिटेल जो है वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए और हूबहू आधार कार्ड से मिलनी चाहिए। अगर यहां किसी भी नाम में मिस्टेक है, आपके में या पापा के में, किसी के भी नाम में अगर आपके इनमें अंतर है, तो आपको समस्या आ जाएगी। आपका अगर आधार कार्ड में पापा का नाम गलत है या स्पेलिंग आपकी गलत है, कोई भी आई की जगह एम लिख गया है, कुछ भी गलत है, आप इनकी डिटेल सेम कराइए। 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड की डिटेल ये सेम ही होनी चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है मित्र। उसके अलावा 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए और 12th की मार्कशीट आपके पास विद पासिंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए। आप ध्यान रखना, सर ये कहां मिलेगा पासिंग सर्टिफिकेट? जिस कॉलेज से आपने 12th पास किया, जिस स्कूल से आपने 12th पास किया है, वहां मिलेगा। अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से 12th किया है तो आपकी मार्कशीट में ऑलरेडी ये सर्टिफिकेट चिपक के आता है ना। और अगर आपने किसी दूसरे बोर्ड से किया है तो कई स्टेट जो हैं वो मार्कशीट में नीचे सर्टिफिकेट का कॉलम बना के लिख देती हैं कि यही सर्टिफिकेट है, और कई स्टेट ऐसी हैं जो अलग से सर्टिफिकेट देती हैं, तो वो आपको आपके स्कूल में जाकर आपको प्राप्त हो जाएगा। आप जाके वहां से उसको कलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जो डिटेल आप फिल करेंगे अपने फॉर्म भरते समय, वो 10th की मार्कशीट को आधार में रखकर करेंगे। 10th की मार्कशीट की सारी डिटेल फिल करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई, अगर आप ग्रेजुएशन वाला फॉर्म भरेंगे तो आपके पास ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन के जो फाइनल डिग्री है आपके पास 3rd ईयर की या 4th बीटेक वाले 4th ईयर की, जो फाइनल आपके पास लास्ट ईयर का जो डिग्री है वो कंप्लीट होना चाहिए और उसकी सारी डिटेल ऊपर की इन तीनों चीजों से मैच होनी चाहिए, आधार, 10th और 12th, अगर आप ग्रेजुएशन का फॉर्म भरने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट शुरू के 5 मैंने आपको बताए, अब मैं इसको मिटाल दे रहा हूं और वापस आता हूं मेरे भाई SC ST OBC और 6वें वाले पॉइंट पर। अगेन दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, अगेन दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लुक हियर केयरफुली। मामला है ST SC OBC कास्ट सर्टिफिकेट का। देखो इतना आप सभी लोग जानते हो पहले से भी कि अगर आप जनरल वाले हैं यानी UR में है, अनरिजर्व्ड में है, तो आप तो वैसे ही आपको रिजर्वेशन नहीं मिलना है, तो आपके लिए यहां पर कोई सर्टिफिकेट है ही नहीं, आपको कोई टेंशन लेनी ही नहीं है। टेंशन लेनी होती है जिनको रिजर्वेशन लेना होता है, जैसे कि SC ST OBC वाले बच्चों को। भाई ये लोग अपनी कम्युनिटी जब वहां पर डालते हैं कि मैं इस कम्युनिटी से हूं, तो ये इसीलिए डालते हैं ताकि इनको रिजर्वेशन मिले। तो सरकार कहती है कि सर्टिफिकेट दिखाओ कि तुम इन कैटेगरी से हो, और अगर वैकेंसी केंद्र सरकार की है तो केंद्रीय सर्टिफिकेट दिखाओ, और अगर वैकेंसी स्टेट गवर्नमेंट की है तो स्टेट का सर्टिफिकेट दिखाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि मामला होता है ओबीसी वालों के साथ में बहुत ज्यादा। आपने अक्सर देखा होगा, आपके दोस्त यार कई लोग ऐसे होंगे जो स्टेट के अंदर ओबीसी में आते हैं, लेकिन जैसे ही वो केंद्र में पहुंचते हैं ओबीसी में फिर आते नहीं, जनरल में आने लगते हैं। तो आप सोचते होंगे कई बार ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ कास्ट ऐसी होती हैं जो स्टेट में ओबीसी मानी जाती हैं लेकिन सेंट्रल में ओबीसी उनको नहीं माना जाता है, और कुछ कास्ट ऐसी होती हैं जो स्टेट में ओबीसी नहीं मानी जाती हैं, सेंट्रल में ओबीसी मानी जाती हैं। तो अगर स्टेट की वैकेंसी है तो स्टेट का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और अगर केंद्र की वैकेंसी है तो केंद्र का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो आपकी ये जो रेलवे की वैकेंसी है, केंद्र की वैकेंसी है, तो आपको जो सर्टिफिकेट चाहिए ST SC या OBC, वो केंद्रीय सर्टिफिकेट चाहिए। सबसे पहली बात, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बना हुआ होना चाहिए। किसी बच्चा के मन में अगर यह है कि सर मैंने अभी ALP का फॉर्म भरा था, टेक्नीशियन का भरा था, JE का भरा था या पैरामेडिकल का, तब मैंने ये OBC सर्टिफिकेट या मेरे दोस्त आपने SC ST सर्टिफिकेट केंद्र का बनवाया था, तो क्या दोबारा बनवाऊं क्या? तो मेरे दोस्त आपने अगर ALP टेक्नीशियन JE या इनका फॉर्म भरा है तो जाहिर सी बात है कि आपका ये जो OBC सर्टिफिकेट है वो 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं है, समझ रहे हैं? क्योंकि इन वैकेंसी को आए हुए भी 1 साल नहीं हुआ है, तो 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं है, यानी कि आप जो है कोई टेंशन आपको नहीं लेनी, आप सेफ हैं। अगर आपका OBC सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला केवल 1 साल पुराना है या 1 साल के अंदर का है तो आपको नया नहीं बनवाना है, वो चल जाएगा। लेकिन अगर 1 साल से पुराना है थोड़ा सा भी,
कहने को लोग ये भी बोलते हैं 2 साल का भी चल जाता, पर मैं क्या बोल रहा हूं, अगर 1 साल से थोड़ा सा भी पुराना है तो आप नया अप्लाई करवा लीजिए, 10 से 15 दिन में आपके पास आ जाएगा। कंप्यूटर वाली जो दुकान होती है, कैफे वाली, वहां पर जाकर एप्लीकेशन डलवा दीजिए, अप्लाई करवा दीजिए, ओबीसी केंद्रीय वाला सर्टिफिकेट है ना, तो आपका बन के आ जाएगा 10 से 15 दिन के अंदर। बात कर लें सर एसटी और एससी की, तो एसटी एससी वाले बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि जनरली जो स्टेट में एसटी एससी होते हैं वो केंद्र में भी एसटी एससी में आते हैं, इसलिए इनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बट फिर भी अगर इनका सर्टिफिकेट 2 साल पुराना है तब तो ठीक है, लेकिन अगर 2-3 साल से ज्यादा पुराना है तो कृपया करके आप भी नया बनने के लिए अप्लाई कर दें। विशेष रूप से जो समस्या आती है वो ओबीसी वालों को आती है, मैंने आपको क्लियर कर दिया। यहां एक और बड़ा पॉइंट है ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के साथ, ठीक है। जिन बच्चों ने ईडब्ल्यूएस का फॉर्म लगा के, मान लेते हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ईडब्ल्यूएस का फॉर्म, ईडब्ल्यूएस लगा के एएलपी का और टेक्नीशियन का फॉर्म भर दिया था, ठीक है, जनरल में आते हैं, उनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट था, एएलपी टेक्नीशियन वाला फॉर्म ईडब्ल्यूएस से भर दिया। अब हुआ क्या, मार्च के बाद कई लोग ऐसे हो गए जिनका ईडब्ल्यूएस एक्सपायर हो गया, या अब वो ईडब्ल्यूएस में नहीं आ रहे हैं, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं बचा हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि सर एनटीपीसी का जब फॉर्म भरें तो ईडब्ल्यूएस से भरें या जनरल से भरें, सर्टिफिकेट तो एक्सपायर हो गया। तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा क्लियर कट शब्दों में, अगर आप एनटीपीसी का फॉर्म भरने जा रहे हैं और आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है, तो या फॉर्म की लास्ट डेट जो है, एनटीपीसी फॉर्म की लास्ट डेट, ध्यान से सुनना, एनटीपीसी फॉर्म की लास्ट डेट जो है उससे पहले पहले अगर आप इसको रिन्यू करा लेते हैं तो ईडब्ल्यूएस वाला लगा के फॉर्म भर लेना। और अगर आप, समझना गहराई, अगर आप ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भर रहे हैं और सर्टिफिकेट आपका एक्सपायर है तो पहले तो वो लेगा ही नहीं, इनकेस आपने फॉर्म भर भी लिया तो समस्या क्या आ जाएगी कि फॉर्म की लास्ट डेट के बाद आप भले ही इसको बनवा लें, बट फिर वो लोग नहीं मानेंगे। फॉर्म की लास्ट डेट से पहले आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? ये कई बच्चों का डाउट था, तो वो मैंने एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया। इफ यू हैव ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एक्टिव, अगर जिंदा है अभी, तब तो ईडब्ल्यूएस से भरोगे ही भरोगे। अगर ये मुर्दा हो चुका है, डीएक्टिवेट हो चुका है, तो या तो इसको एक्टिवेट करवा लो फॉर्म की लास्ट डेट से पहले अर्जेंट में जाकर, और अगर फॉर्म की लास्ट डेट से पहले 2-4 दिन पहले तक भी एक्टिवेट हो गया तब तो इसको लगा के भर देना, और एक्टिवेट नहीं हुआ देन आपको जनरल से फॉर्म भरना है, फिर एनटीपीसी का। फिर बड़ी समस्या है कि ये भी है बच्चों का डाउट कि सर इसको जनरल से भर देंगे, एएलपी और टेक्नीशियन को हमने भरा था किससे, ईडब्ल्यूएस से, तो सर प्रॉब्लम तो नहीं आएगी इसको यहाँ जनरल में हम अपने आप को काउंट करवा रहे हैं और वहां हम काउंट करवा रहे हैं अपने आप को ईडब्ल्यूएस में। तो मेरे भाई सबसे पहले आपको यहाँ समझना कि ऑलरेडी आपका ओटीआर हो चुका है उसका, तो ओटीआर अगर हो चुका है तो ओटीआर के समय आप ईडब्ल्यूएस डाल चुके हैं वहां पर, और ओटीआर में आप चेंजमेंट कर नहीं सकते, तो फिर जो आपका डला हुआ है वही आप रहने दीजिए, फॉर्म को कंटिन्यू करिएगा मेरे दोस्त। आप वहां पर जाकर एक एफिडेविट बनेगा उस टाइम, और आप ये एफिडेविट बनवा के वहां पर बोल सकते हैं, एफिडेविट के साथ में जाना पड़ेगा आपको, है ना, कचहरी से एक एफिडेविट बनवा के डीवी के समय जाना पड़ेगा, और आप वहां पर बोल सकते हैं कि जब मैंने एएलपी टेक्नीशियन का फॉर्म भरा था देन मैं ईडब्ल्यूएस में था उस समय और मेरा सर्टिफिकेट एक्टिव था, एकदम क्लियर था उस समय तक, तो मैंने उसमें भर दिया था ईडब्ल्यूएस से, बट बाद में मैंने जनरल से इसलिए भरा क्योंकि ये डेड हो चुका था, ऐसा आप बोल सकते हैं, बट विद एफिडेविट, ठीक है। उम्मीद है आपको पूरी जानकारी इसकी मिल गई होगी, कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगले बिंदु पर आ जाते हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये आपको कंप्यूटर की दुकान पे जाके सिंपल अप्लाई करवा देना है, ठीक है। इसके बाद पासपोर्ट साइज आपकी फोटो आपके पास रहनी चाहिए, मिनिमम 30 कॉपी करा लेना, जो फॉर्म में आप डालें वही वाली। ईमेल आईडी और फोन नंबर जो आप ओटीआर करते समय डालें उसको सुरक्षित रखना, सारे आगे के अपडेट उसी पे आएंगे। कई बच्चों की ईमेल आईडी और फोन नंबर खो जाते हैं, पासवर्ड खो जाता है, बाद में बहुत समस्या आती है, आईडी लॉगिन नहीं कर पाओगे आप। और 11वां पॉइंट है बैंक डिटेल, इसको भी रेडी रखें। अगर आपने अभी तक किसी बैंक में अपना अकाउंट नहीं खुलवाया है तो एक बैंक में आप अकाउंट खुलवा लें, और सारी बैंक डिटेल वगैरह जो है उसको आप जो है रेडी करके रखें, क्योंकि आगे की जब रिफंड वगैरह की प्रोसेस होती है, कई सारी प्रोसेसेस होती हैं, तब उस समय बैंक डिटेल आपको वहां पर डालनी होती है, और बैंक में ही वो पैसा आता है, कई सारी इंफॉर्मेशन जो है अकॉर्डिंग टू द बैंक डिटेल चलती हैं, ठीक है भैया। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप सभी के लिए जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। उम्मीद करूंगा कि ईडब्ल्यूएस से लेकर जो भी सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी और सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट आपका रह गया हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, मैं उस कमेंट को पढ़कर
अगर कोशिश करूंगा कि आपको उसका रिप्लाई कर दूं और आपके डाउट जो है क्लियर कर दूं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि जानकारी आपको समझ में आ चुकी होगी। आप हमारे साथ हमारे एप्लीकेशन में जुड़ के भी तैयारी कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन फुंतुरुजी नाम से ऑलरेडी गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है। रेलवे के 10,000 स्टूडेंट हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं। मैंने 8 साल से पढ़ाते हुए हजारों सिलेक्शंस करवा चुका हूं, खुद रेलवे के पेपर को क्वालिफाई किया हूं। आप सभी लोग जो है अपने परिवार इसी चैनल पे वीडियोस में जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी मेरे दोस्त। आप बेहतरीन कंटेंट पढ़िएगा। 2 हमारे फाउंडेशन बैच है हमारे एप्लीकेशन में, यकीन बैच और आरंभ बैच। यकीन बैच हमारा रिकॉर्डेड कोर्स है, ये पूरा कंप्लीट सिलेबस इसी बार हुआ है, अभी 2024 में ये कंप्लीट हुआ है। कंप्लीट इस बैच के अंदर आपको मैथ और रीजनिंग मैं दोनों खुद पढ़ाता हूं 0 लेवल से। जनरल साइंस हमारी टीम आपको पढ़ा रही होगी। पूरा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग वगैरह भी मान लो किसी को पढ़नी है अगर, तो वो भी इस कोर्स में फ्री में ऐड है। ठीक है, पूरा मैथ रीजनिंग मतलब सारे सब्जेक्ट कंप्लीट इस बैच के अंदर आपको रिकॉर्डेड में मिल जाएंगे। ठीक है साथी, तो आप चाहें तो इस बैच के साथ भी जुड़ सकते हैं और अगर आपका दिल है, आपका मन है, तो आप हमारे साथ आरंभ बैच में जुड़ सकते हैं। सर दोनों में अंतर क्या है? देखो मेरे दोस्त, वो वाला बैच है वो रिकॉर्डेड है और ये वाला जो बैच है ये लाइव है। इसकी क्लासेस लाइव चल रही हैं और एनटीपीसी के लिए आपके पास आराम से 5 से 6 महीने अभी एग्जाम में 5 से 6 महीने लग जाते हैं तैयारी करने में, तभी सिलेक्शन होता है। 2 महीने की तैयारी में कोई सिलेक्शन नहीं कभी ले पाया। ये अगर कोई हो एग्जाम्पल तो मेरी बात करा देना। अगर वो बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है, कारण कि उसने पिछले 4 साल से तैयारी कर रहा होगा छुपे छुपे, समझ रहे हैं, लेकिन एफर्ट केवल वो बताता है जो लास्ट के 2 महीने में डाले हैं। तो उम्मीद रखता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी। आप ये समझ लो कि सफलता को कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। अगर आपको लाइव बैच चाहिए तो ये वाला आपको लेना है। अगर आप में इसमें सारी फैसिलिटी है, लाइव क्लास मिस हो जाती है तो रिकॉर्डेड भी मिलती है, आपको नहीं भी मिस होती है तब भी रिकॉर्डेड मिलती है। बट ये नया बैच है, समझ रहे हैं, तो इसमें अभी कम ही चैप्टर हुए, 2-2, 3-3 चैप्टर हुए। आप हमारे साथ जुड़ के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। लव यू ऑल, नमस्कार। आपको आगे अगली वीडियो फिर से मैं दूंगा और यूट्यूब पर भी मैं प्रैक्टिस क्लास कराता हूं। आप देखिए रीजनिंग की मैंने यूट्यूब पर सीरीज चला रखी है, प्लेलिस्ट जाके चेक करो, रीजनिंग पढ़ो, प्लेलिस्ट जाके चेक करो। YouTube पर मैथ की प्रैक्टिस कराता हूं, उसकी क्लास देखो, आपको मजा आ जाएगा। आप खुद बोलेंगे कि काश मैं पहले इस चैनल से जुड़ गया होता। आप एक बार क्लास देखिए जाके, है ना। बाकी चीजें तो फिर आप कमेंट में खुद ही बता देंगे। जय हिंद, नमस्कार।